आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। एएमयू में 15 दिसंबर की रात नागरिकता कानून को लेकर हुए बवाल में छात्र नेता फरहान जुबैरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह दिसंबर में हुए बवाल से अलग 11 मुकदमों में वांछित था, जिसमें एसपी सिटी की गाड़ी पर पथराव समेत अन्य मामले शामिल हैं। इसी को लेकर गुरुवार को छात्र नेता फरहान जुबैरी को पुलिस ने कठपुला पुल से गिरफ्तार किया है। आरोपी 15 दिसंबर को सीए एनआरसी के विरोध में एमयू छात्रों के साथ पुलिस पर पथराव, हमले व सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करने के मुकदमे दर्ज हैं। आज थाना सिविल लाइन द्वारा फरहान जुबैरी नाम के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, जो कई अभियोगों में वांछित चल रहा था। 15 दिसंबर को जो एएमयू में कानून व्यवस्था संबंधी घटना हुई थी, उसमें तथा अन्य 6 अभियोगों में इनकी गिरफ्तारी की गई और इसके अतिरिक्त थाना सिविल लाइन पर करीब 11 अभियोग फरहान जुबैरी के विरुद्ध पंजीकृत हैं। जनपद एटा में बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने राहुल गांधी पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर कोरोना काल में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होते तो हम सबके फोटो दीवारों पर टंग चुके होते और उन पर मालाएं लटकी होती। राज्यसभा सांसद यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कोरोना के इस भीषण संकट में विपक्षी दल और विपक्षी सरकार के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने औद्योगिक घरानों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि इन्होंने कोरोना के इस भीषण संकट में श्रमिकों को सड़क पर मारने के लिए छोड़ दिया। श्रमिकों के खून पसीने से यह पैसे वाले हुए हैं, लेकिन जरूरत के समय इन्होंने सहयोग नहीं किया। अगर ये श्रमिकों के वेतन और खाने पीने की व्यवस्था कर देते तो ये संकट ही नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कोरोना पर विजय प्राप्त की है, जिसका दुनिया लोहा मान रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इस कोरोना संकट की भयावह स्थिति का परिणाम को देखते हुए, उसकी भयावहता को देखते हुए और बड़े सुयोग्य रीति से सारी व्यवस्थाएं और इस पर विजय पाने के लिए हमने सारे प्रयास किए और उसमें हमको प्रयासों में सफलता मिली। जहाँ तक श्रमिकों का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार है और केंद्र सरकार ने उनको अपने घरों तक भेजने के लिए, लाने के लिए पूरी व्यवस्थाएं की। रेलों की दृष्टि, रेलें चलाई, बसों की व्यवस्था किया। परंतु जो विरोधी दलों की जो सरकारें हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा इसमें विश्वासघात किया और उसी के परिणाम स्वरूप इसमें ये श्रमिकों की इतना बड़ा संकट खड़ा हो गया। इसी के साथ साथ जहां विरोधी दलों ने, विपक्षी सरकारों ने असहयोग किया, इससे भी बड़ा संकट जो बना है वो बना है औद्योगिक घरानों के कारण से, जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं उनके कारण से, उनके श्रमिकों का जो श्रम था उसके कारण से वो इतना जो वैभव काल जो व्यतीत कर रहे हैं, पैसा इतना कमा रखा है उन्होंने, सारी सुविधाएं जुटा रखी हैं, वो श्रमिकों के कारण से, उनके खून पसीने के कारण से है। लेकिन जब संकट की घड़ी आई तो कारखानेदारों के मालिकों ने उन्हें मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। वो चाहते तो ये कर सकते थे कि उनके रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था कर सकते थे, उनको वेतन देते, महीने, 2 महीने, 3 महीने का वेतन दिया। हमारे घरों में काम करने वाले तमाम लोग हैं, लोग दे रहे हैं पैसा अपने, उनके घरों में कोई श्रमिक काम कर रहे हैं तो उनके बहुत से तमाम लोगों की मेरी जानकारी है। तो इसमें क्या नाम है, औद्योगिक घरानों की सबसे गंदी और घिनौनी भूमिका रही, जिसके बारे में मैं संसद चलेगी तो इस विषय को ज़रूर उठाऊँगा कि उनके खिलाफ व्यवस्था को कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ कि जिन्होंने पूरी ज़िंदगी में श्रमिकों का खून चूसा और जब समय आया, संकट आया तो उनको मरने के लिए छोड़ दिया। और राहुल गांधी जी विपक्ष के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, उनके पास कोई सोच नहीं है, कोई चिंतन नहीं है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैंने कहीं पढ़ा था कि काश आज प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होते तो पता नहीं हमारे आपके सबके फ़ोटो जो है दीवार पे लग जाते और उनके ऊपर माल्यार्पण और फूलमालाएं चढ़ी होती। ये देश का सौभाग्य है कि हिंदुस्तान का जो नेतृत्व है, आदरणीय मोदी जी जैसे सशक्त, विचारवान, चिंतनशील, दृढ़ संकल्प के धनी व्यक्ति के पास उनके नेतृत्व है, जिसके कारण से हमने इस कोरोना
संकट पर विजय प्राप्त की है और दुनिया लोहा मान रही है कि हिंदुस्तान जो है इस लड़ाई में सफल हुआ है और इसके लिए मोदी जी का भूर प्रशंसा हो रही है। एक पीड़ित के द्वारा अधिकारियों से न्याय की गुहार क्या लगा दी, उल्टा पीड़ित ही मुजरिम बना दिया गया, जिसे रिकॉर्डिंग में हम साफ सुन सकते हैं। मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग पर युवक के द्वारा अपने चक की पैमाइश करने की गुहार लगाई गई। वहीं मौके पर बैठे दूसरे लेखपाल एवं कानून गो के द्वारा फोन अपने हाथ में लेते हुए पीड़ित युवक को पिटाई की धमकी देते हुए जातिवाद का जहर फैलाने की बात सामने आई है, जिस पर साफ साफ पूछा गया है कि अमुक जाति से हो। वहीं फोन लेखपाल के पास पहुंचता है और लेखपाल के द्वारा तत्काल पीड़ित युवक से जाति पूछी जाती है। लेखपाल के द्वारा बताया गया कि पहले से क्यों नहीं उसे बताया गया कि इस जाति से है। आप सुनिए पूरी रिकॉर्डिंग को। हेलो हेलो। हाँ जी। अरे नमस्ते बाबू जी। नमस्ते। अतर सिंह सर बाबू जी बोल रहा हो? सर बोल रहे हैं। हाँ मैं सत्यप्रकाश बोल रहा हूँ बाबू जी, भोजपुर से। भोजपुर? हाँ जी बाबू जी। हाँ बताओ सर आप मुझे कल नहीं आते, माफ करने आ रहे हैं आप? क्या के लिए? ये धर्मवीर के और सत्यप्रकाश मेरे मामले में कल ये प्लॉट लौटा है ना, हम क्यों आएंगे? सर सुना था मैंने सर, आज वो आए थे समाचार नहीं चले, वो हमको मिला नहीं। अच्छा वो बता रहे थे वो सर, वो ना वो महेश लेखपाल साहब है, कहाँ है? कौन? महेश लेखपाल? हाँ वो कह रहे मेरे लिए और सर के लिए आदेश हुआ है, वो कल आएंगे, मैं भी कल आऊंगा। आज आए थे ना वो? आएंगे कब? मेरे पास कोई आया नहीं अब तक। हाँ ठीक है बाबू, यही पूछ रहा था वो ये। तेरे कोई आया? हाँ बता देता जो आ रहे हैं आज। नहीं मेरे पास कोई आया। गए होंगे वो दूसरी पार्टी के ना सर। दूसरी पार्टी है? हाँ आपका नाम ले रहे थे सर। तुम सर दूसरी पार्टी को? मैं सत्यप्रकाश में दूसरी पार्टी है, वो दूसरी पार्टी के। अच्छा कोई पार्टी मिली काम से? आपको ना बता रहे थे सर। अरे कोई पार्टी मिली काम से? कहेंगे कौन सा? नहीं लेखपाल तो बता रहेगा आपके पास आदेश कौन सा सर नापने के लिए यहाँ पर? यार आज मस्जिद में कोई मिला के दीजिए। नहीं सर। सुरेश कांसर आप मिले आगे? नहीं सर मैं तो नहीं मिला सर। फिर कहा? ठीक है। हेलो हेलो। हाँ कौन बोल रहे भैया? वही पत्ता बोल रहा हूँ सत्यप्रकाश में। कौन कहना के बंदी बताओ। धनपाल सिंह। धन्यवाद। हाँ पिटी भर रहा हो, क्या बात है फिर? अच्छा जी सर मैंने कहा अच्छा जी मैं जानते हुए 10 साल लाओ लेखवाल बोल रहा गला से। सर मैं क्या छोड़ू सर, आपसे बात पूछी तो सर मैंने। अरे पूछी का कहा पूछी तेने? अच्छा ही सर। धनबाद और डॉक्टर को कम बोल दो। तो मैं क्या सर पूछी तो मैंने कल। अरे भाई बात सुने, अच्छे से बात कर रहा है रविंद्र, अंतकम बात कर रहा है, जाटव की बात हो रही है, नहीं तो नो दो और सुन ले बेकार के नगड़ा शरीफ बार के बगैर तुम्हारा मर्डर नहीं खुलेगा, नोट कर लो। तो सर क्या चलते जा बाबूजी, मैं तो जिक्र में काम कर जाता हूँ सर। बाबूजी तो थाने पहुँचा दो, शर्म ना आए तो क्या बात कर ले आता जी तो बस यादव भाई। अरे तू जाटव है? हाँ तो मुझसे आज मिला क्या? सर आपसे मिलने आ रहा हूँ, ससुरी का तो घर कहाँ गए हो सर? आए रहो सुन अरे सुन अरे साथ ही आ जाने कमरा पे साथ ही भाई दामन के आया, दाम पाम लेकर मेरे साथ में कमरा पे, ठीक है? कितने रुपए लेके आ जाऊँ? कितने रुपया? 10,000 रुपया। 10,000 रुपया? ना बिल करा बिल मेरे सही करा लॉक करा। अरे बाबू जी काज में काम है सर, मैं काय फिर करूंगा सर में इनका तो कर ले। हेलो हेलो। हाँ डॉक्टर का वाला है तू? हाँ नमस्ते सर। मैं बोल रहा हूँ खूब जी। हाँ नमस्ते सर जी। चाचा नमस्ते। नमस्ते, क्या बात है बेटा? सर जी चाचा मेरा प्लॉट है, पापा लिखवाएंगे पहले। मथुरा वृंदावन रोड स्थित आनंद विहार कॉलोनी में बीती रात आई तेज आंधी के चलते 2 विद्युत पोल एक मकान की छत पर जा गिरे। इस दौरान गनीमत यह रही कि बड़ा हादसा होते होते टल गया और लोग बाल बाल बच गए। दरअसल 33 kV की लाइनें मकान की छतों पर से होकर जाती हैं, जिसमें कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, परंतु विद्युत विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। मकान स्वामी ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि तेज हवा के चलते अचानक विद्युत पोल गिर गया और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया।
पोल गिरने के चलते तकरीबन 12 घंटे विद्युत व्यवस्था भी ठप रही, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं हम शहर की बात करें तो 33 केवी लाइन की सभी पोलों की स्थिति ऐसी ही है। किसी भी वक्त कोई भी पोल गिर सकता है और इससे एक बड़ा हादसा भी हो सकता है, लेकिन विद्युत विभाग फिर भी इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। जैसा सवेरे रात को आवाज़ चली, आंधी चली, कुछ बारिश भी आई और ये बिजली के लट्ठा 33,000 के बहुत हैवी लाइन है। हमारे मकान के छत के ऊपर गिर गए ये दोनों लट्ठा, बड़ी लाइन। वो तो गनीमत रही कि छत पे कोई नहीं था, नीचे उतर के आ गए सोने वाली सब। रात को हुई? हाँ, रात की। मान लीजिए अगर कोई छत पे होता तो ये बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था। बहुत बड़ा घटना हो जाती। ये तो बहुत 33,000 की लाइन है, आग लग जाती है। तो विद्युत विभाग इसमें ध्यान क्यों नहीं देता जब आए दिन ऐसी घटना होती रहती है और बिजली खंभे कहीं ना कहीं गिरते रहते हैं, फिर भी गले हुए खंभों को हटाया नहीं जाता? ये बिजली विभाग की ठेकेदार की मिली भगत से ये सब काम खराब हो रहे हैं। मतलब आप मानते हैं कि लापरवाही है? हाँ, ठेकेदार की लापरवाही है। अब इन्होंने हमसे ये आश्वासन दिया है कि आगे हम इसकी सर्वे हो चुकी है, आगे भविष्य में महीना में 4 महीना में इसके अंडरग्राउंड करा देंगे हम। ये आश्वासन दे करके हमने इस लाइन को गाड़ने के लिए अनुमति दी है। वृंदावन स्थित चैतन्य विहार कॉलोनी में घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। संत कॉलोनी निवासी राकेश पर महिला ने आरोप लगाया है कि उसने 24 मई को घर में घुसकर मारपीट की थी और जान से मारने की भी धमकी दी थी। आपको बताते चलें कि रेखा नामक महिला, जो कि चैतन्य विहार निवासी है, वह मजदूरी का कार्य करती है। 24 मई को राकेश उसे घर पर काम कराने के लिए लाया था, जिसको देखकर मना कर दिया। तभी राकेश ने महिला के साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी। महिला द्वारा शुक्रवार को उसकी शिकायत कोतवाली में कर दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस बारे में जानकारी देते हुए महिला रेखा ने बताया कि घर में गया और धमकी दे रहा है कि तुझे मार दूंगी, नहीं तो हमारी होते रहेंगे, बच्चों को मार दूंगी, तो वृंदावन में नहीं जाएंगी। कौन है वो, कहाँ, क्या मामला है ये पूरा? कॉलोनी का राकेश नाम है। आखिर क्या मामला है ये पूरा? पूरा यही मामला है, मतलब घर में घुस के मारपीट करके गया। कब हुई थी मारपीट? 24 तारीख को। आखिर क्यों मारपीट की थी? वह कहता है हमारे पास काम कर और दूसरे पास क्यों जाती है काम करने। मैंने कि नहीं करूँगी, मेरे पास मन करेगा वहाँ पे करेंगे। पति पत्नी एक साथ जाते हैं। वो कहता तू अलग जा, तू अलग जा। तो मैं कैसे जाऊँ? हम पति पत्नी दोनों जने साथ करेंगे काम। तो मजदूरी काम करती हैं? हाँ, बेलदारी का। तो थाने में आज ये जो मारपीट हुई आपकी, तो उस बारे में शिकायत की? हाँ, करी थी। क्या हुआ? तो अभी तो कुछ सुनवाई नहीं हुई। अब वो धमकी दे रहा है, जो इस वजह से परेशान होकर आई। संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगा हुआ है। इसके बावजूद भी लॉकडाउन में साइबर क्राइम, ऑनलाइन जैसी ठगी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन ऑनलाइन के माध्यम से लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनके मोबाइल को हैक करके बैंकों से पैसे उड़ा दिए जाते हैं। ऐसा ही मामला सेवा कुंज निवासी स्टेट रामदास सिंगल से 23 फरवरी को 56,000 रुपये एक कॉल के माध्यम से निकाल लिए गए। साथ ही उनके साथ तेजवीर सिंह को भी ऑनलाइन द्वारा 96,000 रुपये 23 अप्रैल को निकाल लिए गए थे। पीड़ित रामदास सिंगल द्वारा कोतवाली में इसकी कार्रवाई करने के लिए मदद की गुहार की थी, लेकिन 3 महीने तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते रामदास सिंगल ने मथुरा साइबर क्राइम में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस बारे में जानकारी देते हुए रामदास सिंगल ने कहा कि मेरे मोबाइल से 56,000 रुपये निकल गए। ये कैसे निकल गई? KYC करने के चक्कर। तो KYC के लिए कोई आपको सूचना आई थी क्या? हाँ, सूचना आई थी, हम उसमें कर रहे थे, तो उसमें पैसे निकल गए। तो इसकी आपने पुलिस को तहरीर दे दी? हाँ, तहरीर दे दी मैंने। कोई कार्रवाई हो रही है इस पर? अभी कुछ नहीं होगा। 23 तारीख को दे दिया। अभी देखो मेल भी कर दिया हमने और क्राइम में भी दे दिया। एक वो दूसरी घटना की तो हुई आपको? हाँ, दूसरी घटना हुई। हमारे मिस्त्री के भी 95,000 रुपये निकले, उसकी भी हमने क्राइम में भी रिपोर्ट कर दिया और मेल। क्या नाम मिस्त्री का? तेजवीर सिंह। कब निकाले गए थे, कैसे निकाले गए थे? कब निकाले गए, कैसे निकाले गए ये पैसे वो आपके? हमारे 24 फरवरी को निकाले गए। किस तरह से निकाले गए? मोबाइल से KYC कर रहे थे, तो उससे निकल गए। तो KYC पर आपके लिए किसी मतलब बैंक का फ़ोन आया था या क्या बात थी? हाँ, फ़ोन आया था कि KYC हो रही है आपकी, 10 रुपये लगेंगे। ठीक है, 10 रुपये लगने के बाद तुरंत पैसे करते चले गए। तो बैंक में शिकायत की? हाँ, शिकायत की थी। उन्होंने कहा हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आप थाने में रिपोर्ट करिए। थाने में रिपोर्ट नहीं करी, फिर मतलब क्राइम में करके आए रिपोर्ट। वृंदावन में 12 मई को गौतमपाड़ा किशोरपुरा स्थित एक प्राइवेट पार्किंग में सत्येंद्र कुमार उर्फ पप्पू की आग लगने के कारण मौत हो गई थी, जिसके चलते पुलिस द्वारा उसे आत्महत्या घोषित कर दिया गया था। लेकिन शुक्रवार की दोपहर को स्वर्गीय सत्येंद्र कुमार की पत्नी लक्ष्मी वृंदावन कोतवाली पहुंची।
जहां उसने अपने पति को न्याय मांगने की गुहार लगाई है। साथ ही महिला का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने की वजह से मेरे पति की मृत्यु हुई है, जो कि एक हत्या का रूप है, और कहा कि मेरे पति ने आत्महत्या नहीं की, उनकी हत्या की गई है। महिला ने पुलिस से जल्द न्याय मांगने की मांग की है। इस बारे में बताते हुए लक्ष्मी ने कहा कि जी मेरे पति की 12 तारीख को हत्या हुई है। वो पार्किंग में जले हुए मिले थे। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति को न्याय मिले। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैंने अभी पुलिस वालों से मिली, उन्होंने बड़े साहब हैं, उन्होंने मुझे इस बात के लिए बोला है कि हाँ हम जांच करेंगे। तो कैसे मतलब आपको एहसास हुआ कि उनकी हत्या हुई है? मुझे इस बात की हत्या इसलिए हुई है कि उनके पास वो बीड़ी नहीं पीते थे और उनके गुटखा खाते थे। माचिस मतलब नहीं होनी चाहिए थी, माचिस नहीं है तो जले कैसे हैं, और दम घुटने की बता रहे हैं, रिपोर्ट में आई है तो दम घुटने से नहीं उनकी हत्या हुई है। और वो 12 तारीख को अच्छा खाना पीना खा के घर से निकले थे, तो उसमें हत्या की कोई बात नहीं। आत्महत्या कैसे करती हूँ, हत्या है उनकी। मैं सब ये चाहती हूँ कि मेरे पति को न्याय मिले और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं से ये चाहती हूँ कि मेरे इसकी गहनता से जांच की जाए। तो कोई रंजिश थी क्या, कुछ ऐसा आपको पता है क्या? नहीं, किसी से ऐसी कोई रंजिश नहीं थी, और होगी तो शायद उन्हें पता होगी। मुझे घर के मामले से इतना ही पता है। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे पति को सिर्फ न्याय मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बताया जा रहा है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया है कि उनके जलने से और दम घुटने से हुआ है। दम घुटने का तो सवाल ही नहीं है सर, वो तो खुले में थे ना, बंद में हो सकते तो उनकी हो सकती थी, लेकिन पहले उन्हें मारा गया है, मेरी आशंका है, फिर उन्हें जलाया गया है। तो आप इंस्पेक्टर साहब से मिली थी? हाँ, इंस्पेक्टर साहब से मिली थी। क्या कर? उन्होंने कहा है कि उनके हम जो भी कार्रवाई होगी हम आगे की जांच करेंगे। उन्हें आश्वासन मुझे दिया है। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र में मंडी चौराहे के समीप उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब बाइक सवार 3 लोग एक ट्रक की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक महिला, 2 पुरुष बताए गए हैं। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। वहीं घटना के दौरान ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शी लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि यह तीनों बाइक पर सवार होकर किसी काम से जा रहे थे। तभी अचानक एक ट्रक ने इन तीनों को टक्कर मार दी, जिससे महिला समेत दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और ट्रक चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गया। अभी ट्रक और बाइक की जब एक्सीडेंट हुआ था, उसमें बाइक और सवार 3 व्यक्ति थे, उसमें एक वृद्ध महिला और 2 व्यक्ति थे। तो वो अचानक ट्रक के नीचे आने से इसकी गंभीर हालत है, उसे हॉस्पिटल भेजा गया है। काय पर थे वो तीनों? बाइक पर थे। पुलिस ले गई ना, कौन ले गया? नहीं, वो नहीं के आदमियों ने भेजा है यहाँ पे, जो उपस्थित आदमी थे ऑटो करके। कैसी हालत बनी हुई है? एक व्यक्ति की हालत ज़्यादा गंभीर है। ट्रक चालक कहाँ है? वो फरार है। ट्रक पकड़ा नहीं है? ट्रक साइड में पकड़ के किसी दूसरे व्यक्ति ने साइड में लगवा दिया गया हाईवे से। ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर का पता नहीं। पुलिस आई थी यहाँ पे? पुलिस अभी आई है। ट्रक से हुआ। कौन लोग हैं, कहाँ के? ये गाँव बाजने के। ट्रक ने पीछे से चढ़ाया था। ट्रक वाला कहाँ? ट्रक वाला भाग गया। कौन है, क्या नाम है आपकी? कौन लगती है? नाम एक का नाम अजय, एक का करण है और एक का अम्मा है, उनका नाम प्रेम है। तो यह घटना कहाँ की है? यहाँ पर हॉस्पिटल में लाया। हॉस्पिटल वाले का क्या कहना? हॉस्पिटल वाले का कहना था कि 50,000 जमा कर दो, जब इलाज आगे चलेगा। अब कहाँ ले जा रहे हैं? अब सरकारी अस्पताल ले जा रहे हैं। पुलिस आई है मौके पर? पुलिस आई है। ट्रक वाला भाग गया? ट्रक वाला भाग गया। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।